जय श्री राम। पिछले सप्ताह एएलएस के चैनल पर संतान तिथि से संबंधित एक वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें बताया गया था कि संतान तिथि कैसे निकालते हैं और उसका फलित कैसे करते हैं यदि संतान के बारे में विचार करना हो तो। उस वीडियो में जिक्र किया था मैंने बीज स्पष्ट और क्षेत्र स्पष्ट का भी, और कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोगों ने पूछा कि ये क्या चीज है, इसको कैसे देखते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक मेरा वीडियो और भी अवेलेबल है, बट वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो आज ये वाला वीडियो हिंदी दर्शकों के लिए मैं बना रहा हूँ कि बीज स्पष्ट और क्षेत्र स्पष्ट का विचार कैसे किया जाता है, और इसको दो पार्ट में करेंगे। आज वाले पार्ट में कैसे निकाला जाता है और किताबों में इसके बारे में क्या बताया गया है, उससे कैसे फलित करते हैं वो जिक्र करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। अगली बार कुछ और पत्रिकाएं लेंगे और जब प्रैक्टिकली हमने किया तो क्या क्या उसमें और चीजें ऐड ऑन हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो और विलंब न करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा। बीज स्पष्ट और क्षेत्र स्पष्ट। अब ये होता क्या है, देखिए, पुरुषों की कुंडली में बीज स्पष्ट को निकाला जाता है और महिलाओं की कुंडली में क्षेत्र स्पष्ट को। ये प्रजनन शक्ति मापने का एक तरीका है कि अगर संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है तो उसमें किसकी ज्यादा क्या कहें त्रुटि है। पुरुष की कुंडली में ऐसे कोई कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं जिस वजह से संतान नहीं हो रही है, या स्त्री की कुंडली। तो बीज स्पष्ट और क्षेत्र स्पष्ट का मुख्यतः इस्तेमाल ऐसे ही किया जाता है। शब्द से भी जैसे जाहिर है, बीज बोला जाता है सीड को, और क्षेत्र जहाँ पे बच्चे की उन्नति होती है, बच्चे को जो भी डेवलपमेंट है बिफोर डिलीवरी वो माँ के गर्भ में होती है, इसलिए क्षेत्र स्पष्ट निकाला जाता है स्त्री का। ये वो श्लोक है जिसमें बीज स्पष्ट और क्षेत्र स्पष्ट के बारे में शास्त्र में बताया गया है कि किस प्रकार इसे देखना चाहिए और किस प्रकार इसे निकालना चाहिए। तो अब बात करते हैं ये निकाला कैसे जाता है। बहुत ही सरल है। 9 ग्रहों में से 3 ग्रहों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। सबसे पहला ग्रह होता है बृहस्पति। बृहस्पति क्यों? क्योंकि वो पुत्र कारक माना गया है, संतान कारक माना गया है, तो उसको लिया जाता है। इसके अलावा शुक्र को लिया जाता है। शुक्र क्यों? शुक्र वीर्य का कारक माना गया है। प्रजनन शक्ति अगर पुरुष में चेक करनी हो, देखना हो, तो उसमें वीनस को जरूर देखा जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, तो इस वजह से शुक्र को लिया गया है। इसके अलावा सूर्य को लिया जाता है। सूर्य क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो समाज है ना, वो पितरों में यानी पितृ पक्ष को ज्यादा महत्ता दी जाती है, मातृ पक्ष को कम। हम जो सरनेम भी अपने नाम के पीछे लगाते हैं वो पिता और दादा का होता है, ना कि नाना और मामा का अधिकतर केसेस में। तो क्योंकि ये पितृपक्ष सत्ता है और पितरों का कारक सूर्य माना गया है, इस वजह से इन 3 ग्रहों को लिया जाता है। अब इन 3 ग्रहों को लेने के बाद करना क्या होता है? कुंडली में ये 3 ग्रह न किसी राशि और किसी न किसी डिग्री पर बैठे होंगे, उन तीनों को नोट कीजिए, तीनों को आपस में जोड़ लीजिए, और जो जोड़ने के बाद निकल कर आता है वो कहलाता है बीज स्पष्ट। उसके बाद उसका नवांश भी देखा जाता है कि नवांश कुंडली में बीज स्पष्ट कहाँ गया। वो कैसे देखते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, एक चार्ट का एग्जांपल लेके और करके बताऊंगा। तो वो नवांश में भी देखा जाता है कहाँ गया है, कैसी स्थिति में है। उन दोनों के आधार पे डिसाइड किया जाता है कि पुरुष में उसका जो बीज है या उसकी जो प्रजनन शक्ति है वो कितनी अच्छी या कितनी बुरी है। तो इसको देखा कैसे जाता है, उससे पहले स्त्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। स्त्रियों की कुंडली में गुरु को लिया जाता है, क्योंकि जैसे पिता की कुंडली में या पुरुष की कुंडली में संतान का जो कारक है वो बृहस्पति है, उसी तरह स्त्री की कुंडली में भी संतान का कारक बृहस्पति ही रहता है। चंद्रमा को लिया जाता है। चंद्रमा को इसलिए लिया जाता है कि जो मेंसेस साइकिल है उसमें चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो मासिक धर्म स्त्रियों में होता है। तो और ये प्रजनन शक्ति को कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है, दोनों ही चीजें। इसलिए स्त्री की कुंडली में बृहस्पति, चंद्र और मंगल का विचार किया जाता है, और बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे पुरुष की कुंडली में हमने तीनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद उस वैल्यू को देखना है और किस नवांश में गई वो चेक करना है। तो अगर हम पुरुष का 20 पक्ष भी निकाल दे तो सेम मेथड स्त्री के पक्ष में भी आप ये लगा सकते हैं, बस ग्रह बदल जाएंगे। तो अगर हमने ये कैलकुलेशन कर ली और आंसर निकाल लिया तो उस आंसर में क्या देखना होता है वो भी समझिएगा।
अगर पुरुष की कुंडली है तो ये बताया गया कि यदि 20 पश विषम राशि में आए, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशि में आए और ऐसे ही नवांश में जाए तो संतान उत्पत्ति की संभावनाएं बहुत प्रबल होती है। यदि दोनों सम आए, दोनों इवन आए, तो ये माना गया कि संभावनाएं क्षीण हो जाती है, परेशानियां आती है संतान प्राप्ति में। और यदि एक विषम और एक सम आए तो ये बताया गया कि संभावनाएं भी सम रहती है, चांसेस रहते हैं, प्रोजेनी एक्सपेक्ट की जा सकती है, बट विद सम डिले, कुछ इशू जरूर आते हैं। अच्छा, महिलाओं के केस में इसी को उल्टा कर दीजिए। कैसे? कि भाई अगर स्त्री की कुंडली है तो जो क्षेत्र स्पष्ट है वो सम राशि में आना चाहिए, सम नवांश में आना चाहिए, तो उसको अच्छा माना गया है। अगर वो दोनों विषम में आए तो संतान प्राप्ति में बाधा बताई गई है, एक सम एक विषम में आए तो डिले के साथ बताया गया। तो इस तरह इसको देखा जाता है। अब जरा इस कुंडली के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि बीज स्पष्ट निकाला कैसे जाता है। ध्यान से समझिएगा, बिकॉज फिर मैं एक केस आप लोगों के लिए भी दूंगा कि आप मुझे करके बताएं कि इस व्यक्ति का बीज स्पष्ट क्या है। ये पत्रिका है 17 सितंबर 1977 की, 6 बजे का सुबह का जन्म है, पैथन महाराष्ट्र। अब हमने क्या करना है, इस कुंडली में देखा सिंह लगन है, ग्रहों की स्थिति आपके सामने ही है कि ऊपर की तरफ भी सारे ग्रह बैठे हैं, केतु अकेला नीचे रह गया है। हमने 3 ग्रहों पे ध्यान देना है जैसे हमारे बीच बात हुई थी, सूर्य पर, गुरु पर और शुक्र पर। हमें ये देखना है कि इन तीनों की कुंडली में क्या स्थिति है। तो ये तीनों को हमने देखा और इनकी डिग्री नोट कर ली। तो हमारे पास गुरु की डिग्री आई 2 sin 10 डिग्री 24 मिनट। क्योंकि वो मिथुन में बैठा है, मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि जिस राशि में ग्रह बैठा होता है उससे पहले वाली राशि लिखी जाती है कैलकुलेशन करते वक्त, क्योंकि वो 2 राशि पूरी करके अगली राशि में 10 डिग्री चल चुका है। तो गुरु के लिए हमने लिख लिया वृषभ राशि पूरी हुई, 10 डिग्री 24 मिनट वो पहुंच चुका है। शुक्र कर्क राशि में था, इसलिए मिथुन राशि पूरी हुई और 29 डिग्री 45 मिनट हमने ले लिया। और इसके बाद सूर्य यानी कि कन्या राशि में है वो, और 00 डिग्री 34 मिनट का है। अब इन तीनों को लेकर हमने कैलकुलेशन करनी है और ये देखना है कि परिणाम क्या आता है। तो एक बार देख लेते हैं, इसको देखते हैं कैसे। तो ये तीन हमारे पास चीजें आ गई थी और अब हमें इनको जोड़ना है। तो अगर मैं 4 और 5 9, 9 और 4 13, यहां पर 13 आया, एक और इसमें आया 6 और 4 10, ये हो गया 103। यहां पर ध्यान दिया 29 और 10 39। इधर देखा 2 3 5, 5 और 5 10। अब हमें पता है कि 103 मिनट नहीं होते हैं, 60 मिनट से ऊपर जो भी वैल्यू है वो कैरी कर देनी चाहिए, जितने 60 के मल्टीपल निकाले जा सके। तो 103 में से अगर मैं 60 घटा देता हूं या इसमें जोड़ देता हूं तो ये बन जाएगा 40, और 60 कम होने पर ये बन जाएगा 43। ये 10 साइन का 10 साइन। अब हमें यह भी पता है कि एक राशि 30 डिग्री की होती है और हमारे पास 40 डिग्री आ रही है, तो हमने यहां से 30 लेकर कैरी कर दिया आगे, ये 11 साइन हो गया, ये 10 डिग्री हो गई और ये 43 मिनट हो गई। तो मेरा भी स्पष्ट ये आया जो हमने केस लिया उसका। अब देखिए 11 साइन पूरी हो चुकी है, 10 डिग्री 43 मिनट, यानी कि ग्रह मीन राशि में है। अब अगर ग्रह मीन राशि में है तो मीन राशि सम राशि है। इस वजह से, क्योंकि ये पुरुष की कुंडली की हम कैलकुलेशन कर रहे थे और हमारे पास जो ग्रह आया वो मीन राशि में आया, इसका अर्थ ये हुआ कि अब उसका जो पुरुषत्व वाली जो टेंडेंसी हम देख रहे थे वो डाइल्यूट हो गई, क्योंकि मीन राशि सम राशि है। इसके बाद हमने इसका नवांश निकालना है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते या 10 एक दिन हो गए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि नवांश कैसे निकालते हैं। वो इसी पर्पस से किया था कि जब मैं ये करवाऊं तो आपको कम से कम ये पता हो कि नवांश निकाला कैसे जाएगा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो एक बार देख सकते हैं, जिससे उन्हें खुद भी कुंडली में नवांश निकालना आ जाए। और जिन लोगों ने निकाल लिया है तो उनके लिए अब आसानी रहेगी। तो पहली बात यह कि मीन राशि में 10 डिग्री 43 मिनट हमारे पास आया। अब 10 डिग्री 43 मिनट का मतलब है चौथा नवांश। कैसे?
0 से 3:20 पहला नवांश होता है, 3:20 से 6:40 दूसरा होता है, 6:40 से 10 तीसरा होता है, और ये 10 से ऊपर वैल्यू है, इसलिए ये चौथा नवांश है। मीन राशि में अगर कोई ग्रह बैठा होता है तो गिनती कर्क से आरंभ करते हैं, 4, 8, 12। इन तीनों राशियों में जो भी ग्रह होते हैं, इनको जब नवांश में बिठाना होता है तो गिनती कर्क से आरंभ करते हैं। इस वजह से कर्क से हमने चौथा नवांश गिना। कर्क पहला हुआ, सिंह दूसरा हुआ, कन्या तीसरा हुआ, और तुला चौथा नवांश हुआ। इसका मतलब ये है कि जो 20 स्पष्ट है ये मीन राशि और तुला नवांश में गया। अब एज पर दी रूल जो अभी हमने पढ़ा, उसके आधार पर एक राशि जो आई वो सम आ गई, और जो नवांश आ गया वो विषम आ गया। सम और विषम अगर ऐसा मिक्स आता है तो ये बताया गया डिले के साथ ही सही लेकिन संतान प्राप्ति के योग है। ये शेयर किया गया वो जो मैंने अभी आपको मंत्र श्लोक दिखाया, क्षमा कीजिएगा, उसमें। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला केस इस कैटेगरी में आता है, सम विषम वाले में, और उसके आधार पर बताया जाए कुछ देर विलंब के साथ प्रेगनेंसी दिखती है। अच्छा, यहां पर एक बात समझने वाली है कि ये नियम हमने कब लगाना है। ये नियम हमने तब लगाना है जब जन्म कुंडली से हम ये देख चुके हैं कि संतान प्राप्ति के योग है। अगर वहां पर, मेरा कहने का मतलब है, अगर कुंडली में संतान प्राप्ति के योग नजर आ रहे हैं, पंचम भाव बली आ रहा है, पंचम अधिपति शुभ ग्रहों के साथ है, पंचम भाव को शुभ ग्रह देखते हैं, गुरु अच्छी स्थिति में है, तो ये संतान ये क्षेत्र स्पष्ट और विस्पष्ट तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर वहां पे कमजोरी दिख रही है, अगर वहां पे परेशानी ज्यादा दिख रही है, D7 चार्ट ऐसा दिख रहा है, तो हमें इधर मूव करना होता है ये देखने के लिए कि चलिए अगर ये परेशानी है तो क्या बी स्पष्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या क्षेत्र स्पष्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तब हम इस विषय की ओर बढ़ते हैं। तो एक तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, एक बात और समझिएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक नेटिव की अप्स एंड डाउन उसमें हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो विवाहित जोड़ा है, इनिशियल ईयर्स में वाइफ को कोई प्रॉब्लम होती है और बाद में हेल्थ मेडिकल एड लेके उनकी वो परेशानी दूर कर दी जाती है। कई बार उल्टा भी हो जाता है कि शुरुआती दिनों में तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी थी लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद कॉम्प्लिकेशन आया और उसके बाद बेबी नहीं हो पाए। तो ये मेथड, क्योंकि एक जनरल मेथड है, ये मेथड जब कुंडली बनी तभी से बताने के लिए है, तो वहां पे ये घटना कब घटित हुई, पहले या बाद में, वो आपको दशा के आधार पर देखना। मेरी बात समझिएगा, सेक्सुअल लाइफ अगर किसी नेटिव की देखनी है तो उसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, और इनिशियल ईयर में आए, लेटर ईयर में आए। अब उसके बारे में देखने के लिए ये जो 20 स्पष्ट या क्षेत्र स्पष्ट निकाल रहे हैं, वो एक ओवरऑल प्रजनन शक्ति को दर्शा रहा है, जैसे मैंने कहा, और उसके लिए ये मेथड यूज किया जा सकता है। परंतु कुंडली का पंचम भाव, पंचमेश का विचार करना आवश्यक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया हो। अब ये जो पत्रिका अभी फिलहाल आपके सामने, इसको ध्यान से देखिए, और ये एक पुरुष का चार्ट है, आप इसमें भी स्पष्ट निकाल के बताइए और बताइए किस राशि और किस नवांश में आ रहा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल केसेस लेके कि इन नियम के अलावा और किन नियमों को देखना चाहिए जब आप ये गणना करते हैं। तो मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर कार्य करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और हमारे वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल नोटिफिकेशन का ध्यान रखिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। जिन लोगों को ये परेशानी रहती है, जो ये बताते हैं कि हम वीडियो नहीं देख पाए, अभी रिसेंटली टीम ने मुझे एक डेटा भेजा है, शायद अभी स्क्रीन पर शो भी कर रहा हूँ, जिसमें बताया गया है कि हमारे चैनल पर 35 to 40% लोगों ने नोटिफिकेशन बेल का प्रयोग किया हुआ है, ऑल नोटिफिकेशन दबाया हुआ है, जो कि एवरेज से अच्छा नंबर है। लेकिन उसके बावजूद जैसे कई लोग बार बार बोलते हैं कि हमें वीडियो का लिंक नहीं मिल पाया, नोटिफिकेशन नहीं आ पाई लाइव आने की, तो उसके लिए आप उसका ध्यान रख सकते हैं। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। जय श्री राम। भावात भावम नियम को किस प्रकार लगाना चाहिए, यदि ये जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। क्या शुभ मुहूर्त को लेकर आप जन्म कुंडली के दोष को दूर कर सकते हैं, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए वीडियो पे आप क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।